बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में 1.1 में वो तकरीबन एक ही जैसे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आप स्टार्ट यहाँ से देखें। आपको नज़र आ रहा है एक इनइक्वालिटी नज़र आ रही है और इनइक्वालिटी के लेफ़्ट साइड पे भी आपको एक मॉडुलस में पोलिनोमियल नज़र आ रहा है और राइट साइड पे भी मॉडुलस में एक पोलिनोमियल नज़र आ रहा है। और ये इनइक्वालिटी इस तरह से है कि मॉड 2x + 5 ग्रेटर दैन मॉड 2 - 5x। इस इनइक्वालिटी को जी सॉल्व करें। आपको कहा गया है कि सॉल्व करें। देखिए अगर ये इस इनइक्वालिटी के बजाय एक इक्वेशन होती, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 5 इज़ इक्वल्स टू 2 - 5x, ठीक है। अगर ये एक इक्वेशन होती और आपको कहा जाता है कि सॉल्व करें, तो उसको सॉल्व करने का मतलब हमें पता है कि हमने इसमें से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इसी तरह से यानी कि वो तमाम वैल्यूज़ x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि x की वो वैल्यूज़ जो यहाँ इंसर्ट कर दी जाए तो आपकी इक्वेशन जस्टिफाई होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कहा जा रहा है कि ये इनइक्वालिटी है और आप इसको सॉल्व करें, तो इसका मतलब है x की वो तमाम वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करके या वो फाइंड आउट करें जो कि इस इनइक्वालिटी में अगर यहाँ पे पुट की जाए तो इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेंगी। मींस लेफ़्ट हैंड साइड का मॉड राइट हैंड साइड के मॉड से ग्रेटर आएगा। तो आपने वो तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन देखते हैं। जिस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक यही पैटर्न रखना है। कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आपने क्या करना है, हमेशा जब भी इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने को कहा जाए तो आपने तरीक़ेकार ये रखना है कि सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, इससे एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? एसोसिएटेड इक्वेशन होती है आपके पास जस्ट लाइक दिस। आपने क्या किया, ये आपके पास गिवन इनइक्वालिटी है जिसको हमने 1 नंबर दे दिए, इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दिए। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई है कि जहाँ जहाँ आपको इनइक्वालिटी नज़र आ रही है वहाँ आप इक्वेशन का साइन डाल दें। अब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो ज़रा हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अब जब ये इनइक्वालिटी के बजाय ये इक्वेशन आपके पास बन गई है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। बेसिकली हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है और ये जो इक्वेशन आपने इसे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे जो क्वेश्चन इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे और उन x की वैल्यूज़ से हम वो एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होंगी, वो वैल्यूज़ हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ तक या x की एक्चुअल वैल्यूज़ तक पहुंचने में हमें हेल्प आउट करेंगी। इसमें आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया और इसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। ओरिजिनल क्वेश्चन की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो ये है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि सबसे पहले आपने इसका मॉड गायब करना है, यहाँ से मॉड को ख़त्म करना है। देखिए आपकी इक्वेशन की दोनों तरफ मॉडलेस है, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी इक्वेशन के दोनों तरफ मॉडलेस हो और आपने मॉडलेस हटाना है तो मॉडलेस जब भी हटता है उसकी जगह प्लस माइनस का साइन डलता है। अब सवाल ये है कि राइट पे भी मॉडलेस है और लेफ़्ट पे भी मॉडलेस है, तो क्या लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन आएगा? तो एक बात यहाँ पे आप समझ लें कि अगर आपकी इक्वेशन के दोनों तरफ प्लस माइनस का मॉडलेस हो तो आप मॉडलेस को हटा के प्लस माइनस का साइन जो है किसी एक तरफ डाल दें तो काफ़ी हो जाएगा। यानी कि अब मैंने जैसे कि राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन डाला है, आप लेफ़्ट साइड पे डाल सकते हैं, बस काफ़ी है। तो आपने एक तरफ एक वक्त में सिर्फ एक तरफ ही प्लस माइनस का साइन जो है वो आपने डालना है। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। एक इक्वेशन 2x + 5 इज़ इक्वल्स टू 2 - 5x और ये प्लस के साथ, और इसी तरह से एक दफ़ा राइट हैंड साइड माइनस के साथ आपके पास बन के आती है। यहाँ से आपके पास बन गई दो इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस को जब आपने बीच में अगर आप इसमें यूँ करके लाइन डाल दें, ये आप लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो x की एक वैल्यू आती है आपके पास, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की दूसरी वैल्यू आती है। एक वैल्यू आपके पास आई है -0.42 और दूसरी वैल्यू आई है 2.33। ये जो x की वैल्यूज़, अगर तो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन इक्वेशन होता तो फिर हमारे पास यहीं पर हमारा क्वेश्चन एंड अप हो जाता और ये हमारी दो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ होती।
लेकिन हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन इक्वेशन के साथ नहीं है, इनइक्वालिटीज़ के साथ है। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये तब की वैल्यूज़ हैं जब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन इक्वालिटी के साथ है। तो ये दो एक्चुअल आंसर्स नहीं हैं, लेकिन इन दो वैल्यूज़ की हेल्प से हम अपने एक्चुअल आंसर्स तक पहुंचेंगे। आपने करना क्या है, इसके बाद का जो स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। ये देखें जी, आपकी नंबर लाइन ये मैंने ड्रॉ की है। ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। एक्चुअल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। उसमें आपने ये बीच में आपका ज़ीरो है, ये जो पहली वैल्यू है -0.42 इसको आप ड्रॉ करेंगे। देखें ज़ीरो के लेफ़्ट पे आई -0.42 और ज़ीरो के राइट पे आपके पास दूसरी वैल्यू है 2.33, आपने इसको ड्रॉ किया। अगर आपकी ओरिजिनल से 3 वैल्यूज़ आती हैं तो आप तीनों को ड्रॉ करते। फ़िलहाल हमारी 2 वैल्यूज़ आई हैं, इनको मैंने नंबर लाइन पे लोकेट किया। लोकेट करने के बाद आपके पास सीन क्या है कि आपकी जो ओरिजिनल नंबर लाइन है, नंबर लाइन 3 रीजन्स में या 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -0.42 का है, दूसरा हिस्सा 0.42 से 2.33 तक का है और तीसरा हिस्सा 2.33 से प्लस इन्फिनिटी तक का है, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनकी हेल्प से हमने जो काम किया वो आपके सामने है। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर आपने ये दोनों पॉइंट्स वैल्यूज़ ड्रॉ की और उससे आपकी नंबर लाइन जितने भी हिस्सों में डिवाइड होती है उन तमाम हिस्सों को आपने रीजन्स का नाम दे दिया। अब हमारा जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है उसमें हमने एक्स की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो उस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती हैं। वो तमाम वैल्यूज़ ए, बी या सी तीनों रीजन्स में से किसी एक रीजन में वो वैल्यूज़ ऐसी एग्जिस्ट कर सकती हैं जो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन तीनों रीजन्स को चेक करना है। पहले रीजन ए को, फिर रीजन बी को, फिर रीजन सी को चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें एक्स की वैल्यूज़ लाई करती हैं जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को जस्टिफाई करती है, इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती हैं। तो इसकी चेकिंग का तरीका होता है, तो वो तरीका भी अब नोट कर लेते हैं कि किस तरह से आप चेकिंग कर सकते हैं वन बाय वन हर रीजन को। ये देखिए जी, आपके पास रीजन ए है। रीजन ए जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके -0.42 तक था, ठीक है। अब यहाँ से आपने इस रीजन के अंदर कोई भी वैल्यू जो है आपने ये चेक करना है कि एक्चुअली में इस रीजन के अंदर इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं। वो तमाम इन्फिनिट वैल्यूज़ आप अपनी ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट करें और वहाँ से आप चेक करें कि क्या वो तमाम वैल्यूज़ आपकी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती हैं। ये काम नामुमकिन है, तो इसके लिए हम सिंबॉलिकली कोई एक वैल्यू इसमें से यहाँ से उठाएंगे, पिक करेंगे और अगर कोई एक रैंडमली सेलेक्ट की हुई वैल्यू आपकी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करेगी तो फिर हम ये कहेंगे कि आपका ये रीजन जो है, इस रीजन में जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम आपकी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करती हैं। तो ये रीजन इज़ द पार्ट ऑफ योर आंसर। इसमें करना क्या है, चूँकि इस रीजन में हम देख सकते हैं -1 यहाँ पे लाई करते हैं क्योंकि -0.42 से लेफ़्ट पे इस रीजन के अंदर यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। वो वैल्यू आपने उठाई और ओरिजिनल इन इक्वालिटी में पुट की, एसोसिएटेड इक्वेशन में नहीं पुट करनी, आपने ओरिजिनल इन इक्वालिटी में पुट करनी है। वहाँ से पुट किया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ आपने -1 पुट कर दिया, ये देखिए। और फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे भी मॉड था, राइट हैंड साइड पे भी मॉड था। लेफ़्ट का मॉड खुल के 3 आता है, राइट का मॉड खुल के 9 आता है। और ये जो इनइक्वालिटी आपके पास आती है ये कहती है कि जी 3 इज़ ग्रेटर देन 9, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स है, ठीक है। यानी कि आपने इस रीजन में से कोई भी एक एक्स की वैल्यू उठाई और अपनी इनइक्वालिटी में पुट की, जो आंसर आया वो फॉल्स था। इसका मतलब है -1 पे आपका ये रीजन, ये जो इनइक्वालिटी है ये जस्टिफाई नहीं होती। और -1 सिंबॉलिकली रीजन ए की तमाम पूरे रीजन ए की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो पूरा रीजन ए जो है वो जस्टिफाइड नहीं होता, यानी कि पूरा रीजन ए इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। अगर फॉल्स आएगा तो फिर दैट रीजन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर। अब चलते हैं रीजन बी की तरफ। रीजन बी क्या है, रीजन बी में आप जानते हैं, रीजन बी दोबारा से ड्रॉ करूँ, -0.42 से लेकर आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग तक था, ठीक है। तो -0.42 से 2 पॉइंट समथिंग के दरमियान की जितनी भी वैल्यू है वो आप उठाएं,
वन बाय वन आप पुट कर लें या आप कोई एक वैल्यू सिंबॉलिकली पुट करें। नॉर्मली जो रूटीन है हमारी, हम कोई एक सिंबॉलिक वैल्यू उठाते हैं और हम पुट करते हैं। जैसे कि इसके दरमियान ज़ीरो लाया करता है, तो ज़ीरो आपने ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं रीजन, ये देखें जी, रीजन बी में आप यहाँ से देख सकते हैं कि ज़ीरो रीजन बी में लाया करता है। तो यही ज़ीरो आपने उठाया और आपने इस, क्योंकि मैं वो होल नंबर्स, आपने एक चीज़ आप नोट करें कि मैं एक तो कोशिश करती हूँ कि किसी भी रीजन में से अगर कोई वैल्यू आप उठाएं तो वो आप इंटीजर उठाएं, कोई होल नंबर उठाएं। आप फ्रैक्शन में कोई नंबर ना उठाएं या डेसिमल में कोई नंबर ना उठाएं, क्योंकि उसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप कोई होल नंबर उठाएं। रीजन बी में से हमने होल नंबर उठाया ज़ीरो, ये हमने पुट किया रीजन ये अपनी ओरिजिनल इनइक्वालिटी में, और आंसर आपके पास आया 5 इज़ ग्रेटर देन 2, और ये फैक्ट है कि 5 2 से ग्रेटर होता है। तो इसलिए हमारे रीजन बी की इस वैल्यू से ट्रू आंसर आता है। तो पूरा रीजन बी के लिए बी जो है वो ट्रू हो गई, यानी कि हमारा रीजन बी इज़ द पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। रीजन ए फॉल्स हो गया, रीजन बी आपका ट्रू हो गया। अब चलते हैं रीजन सी की तरफ। रीजन सी क्या है, ये देखें, रीजन सी में से कोई सी भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें। रीजन सी में आप यहाँ पे 2 से 2.33 है, 2 से ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर 3 आपके पास आता है, आप 3 पुट कर लें या 4 पुट कर लें, कुछ भी पुट कर लें। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू उठाएं और रीजन सी में यहाँ पे पुट करेंगे। देखें जी, जैसे कि मैंने रीजन सी में थ्री वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट किया और मैंने इस इनइक्वालिटी में पुट की, और सोल्यूशन के बाद आपके पास आंसर आता है 11 इज़ ग्रेटर देन 13, जो कि अगेन फॉल्स है। तो आपका रीजन सी भी फॉल्स हो गया और रीजन ए भी फॉल्स हो गया। तो ट्रू कौन सा रीजन है, सिर्फ और सिर्फ बी रीजन आपका ट्रू है। ये देखें जी, आपका बी रीजन ट्रू है। तो आपका जो बी रीजन की जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी एक्स की वैल्यूज़, यानी कि जितने भी नंबर इस रीजन में आ रहे हैं, वो सब के सब इज़ द पार्ट ऑफ योर आंसर। तो ये रीजन बिल्कुल ऐसे ही इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा। इंटरवल एंड पॉइंट्स यानी कि -0.42 एंड 2.33 आर नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर, बिकॉज आपके ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी है। ये देखें जी, आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटी है, यहाँ इक्वालिटी नहीं है। अगर तो आपका यहाँ पे साथ में इक्वालिटी भी होती तो फिर जो आपकी इक्वालिटी से जो आंसर्स आए हैं वो भी आप अपने आंसर में शामिल करते, लेकिन यहाँ पे चूँकि इक्वालिटी नहीं है, यहाँ इनइक्वालिटी है, इसलिए ये जो एंड पॉइंट्स होंगे आपके रीजन्स के वो आप अपने आंसर में शामिल नहीं करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। एंड पॉइंट्स की तरफ से आप अपनी ब्रैकेट्स को ओपन रखेंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे जो कि -0.42 से 2.33 तक जा रहा है, और इसके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, जबकि एंड पॉइंट्स या बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। तो देखें जी कैसे इसका आंसर सोल्यूशन सेट कैसे लिखा गया है। ये देखिए, इसका सोल्यूशन सेट लिखा गया है माइनस, ये है -0.42 से 2.33, जिसको 7/3 की फॉर्म में, और ये -3/7 की फॉर्म में था। तो -3/7 से 7/3 तक का जो इंटरवल है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर आंसर, क्योंकि इस पे आपका रीजन जो था ना, ये रीजन बी ट्रू था आपके गिवन इनइक्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें भी आपने क्या करना है कि ये इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपने एक्स की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। अब इसमें आसानी क्या है, मैं ये इसे सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी, ये आपकी असाइनमेंट है, मैंने सिर्फ इसको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए आपके सामने रखा है। देखिए, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों तरफ मॉडलेस था, इसमें सिर्फ एक तरफ मॉड है, और आपने क्या करना है, जिस तरफ मॉड है उसी मॉड को जब आप खोलेंगे तो आप लेफ़्ट साइड पे ही प्लस माइनस का साइन डालेंगे और x + 8/12 करेंगे। ठीक है जी, उसमें तो ऑप्शन था ना कि आपके, और इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी x - 1/10। यहाँ पे फ्रैक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरफ फ्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। अब सिर्फ ख्याल आपने ये रखना है कि इसमें लेफ़्ट साइड पे ही प्लस माइनस का साइन डालना है, और उसमें आपने राइट साइड पे या प्लस या लेफ़्ट पे डाल देते, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास मॉडलेस था। और इस क्वेश्चन में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से डिफरेंट हो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपकी असाइनमेंट है या आपका होमवर्क है, आप उसे खुद कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपके पास है x मॉड प्लस x - 1 मॉड इज़ ग्रेटर देन 1।
तो आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले वही तरीक़ेकार कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। ये जी आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, आपने इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करने के बाद आपने इसमें देखें हमने मॉडुलस हटाया, एक्स मॉड से भी और एक्स माइनस वन मॉड से भी। जब आप मॉडुलस हटाते हैं तो आपके पास आपने प्लस माइनस का साइन दोनों के साथ डालना है, क्योंकि इससे पहले तो था इक्वेशन के एक दोनों तरफ आपके पास मॉडुलस थे, लेकिन इस वक्त जो मॉडुलस हैं वो आपके पास इक्वेशन के एक तरफ ही हैं। तो आप दोनों को हटाएंगे और दोनों को हटा के आप प्लस माइनस का साइन डालेंगे। असूलन तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास चार इक्वेशंस बनती हैं। एक दफ़ा तो आप दोनों के साथ प्लस को कंसिडर करेंगे, एक दफ़ा आप दोनों के साथ माइनस को कंसिडर करेंगे, और एक दफ़ा आप माइनस एक्स के साथ और यहाँ प्लस एक्स माइनस वन के साथ, और फिर प्लस एक्स के साथ और माइनस एक्स माइनस वन के साथ आप कंसिडर करेंगे। लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि सिर्फ दो इक्वेशंस ही आपके काम की हैं। आपकी पहली दो इक्वेशंस जो हैं वो आपका कोई रिज़ल्ट आता है कि देखें आप यहाँ से नेक्स्ट अगर आप इसको देखें तो आपकी पहली दो इक्वेशन से जो रिज़ल्ट आया है वो यूज़फुल है, बाकी दो इक्वेशन से जो रिज़ल्ट आया है वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पहली दो को कंसिडर किया, वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की, और फाइंड आउट करने के बाद ये देखें जी आपके पास दो वैल्यूज़ आती हैं। एक आती है आपके पास एक्स की वैल्यू 1 और एक आती है एक्स की वैल्यू आपके पास 0। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर के लिए ये दो वैल्यूज़ हेल्प करेंगी। अब इसके बाद जो हमारी रूटीन है वो क्या है कि हमने इन दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ठीक है जी, इनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ये देखें हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया 1, ये आपका 1 है और ये आपका 0 है। इसकी वजह से आपका जो रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है लाइन नंबर लाइन वो आपकी रीजन ए, फिर रीजन बी यहाँ से यहाँ तक, फिर रीजन सी है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसी तरह से तीनों रीजन्स को आपने चेक करना है कौन सा रीजन ट्रू है। जो ट्रू होगा उसी में हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर लाई करेगा। ये देखें जी रीजन ए हमने चेक किया, रीजन ए में से कोई भी वैल्यू हमने उठा सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। मैंने जो वैल्यू उठाई है वो -1 उठाई है और उसको ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट किया, तो आपके पास जो आंसर आता है 3 ग्रेटर देन 1, ये एक ट्रू आंसर है आपके पास। इसके बाद रीजन बी देखें, रीजन बी के लिए आपने यहाँ से वैल्यू उठाई है, यहाँ से जो कि 0.1 जैसे कि 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, उसको आपने यहाँ पे पुट किया और पुट करने के बाद आप देखें कि आपका आंसर क्या आता है। कि देखें जी आपके पास जो आंसर आता है वो 1 इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि फॉल्स है क्योंकि 1 इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 नहीं होता। ये भी फॉल्स हो गया। और रीजन सी में से कोई वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करना चाहें तो रीजन सी में देख लें कि कौन सी वैल्यू रीजन सी में है। ये देखें 1 से ऑनवर्ड राइट साइड पे 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर आप रीजन सी में से उठा सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये देखें आपने 2 वैल्यू उठाई है रीजन सी से और उठा के ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट किया और आंसर आपके पास 3 इज़ ग्रेटर देन 1 आ गया। आपका रीजन सी जो है वो ट्रू हो गया। आपका कौन कौन सा रीजन ट्रू है और कौन कौन सा रीजन फॉल्स है ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी आपका रीजन ए जो था वो ट्रू था, रीजन बी आपका फॉल्स है और रीजन सी भी आपका ट्रू है। तो अब इस पूरी बात को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखें जी इसको हम क्या करेंगे, आपका ये रीजन ट्रू है और आपका ये रीजन ट्रू है, ए और सी। तो इसको आप अपने सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे -इन्फिनिटी से 0 और एंड पॉइंट्स आपके शामिल नहीं है। इन्फिनिटी की तरफ से हमारा इंटरवल हमेशा ओपन होता है और 0 की तरफ से भी आपका ओपन होगा, बिकॉज ओरिजिनल इनइक्वालिटी में इक्वेशन नहीं है। दैट्स वाई ये जो दो आंसर्स आपके पास इक्वालिटी से आए थे, एसोसिएटेड इक्वेशन से आए थे, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर। सो आपके एक ये रीजन है यानी कि एक ये इंटरवल यूनियन करके इसके आगे आपने दूसरा इंटरवल डालना है 1 से प्लस इन्फिनिटी तक। इनका जो यूनियन है ये आपका ओरिजिनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास सिंपल है, इसमें मॉडुलस भी नहीं है
और इसमें सोल्यूशन में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो आप एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे वो एसोसिएटेड इक्वेशन सिंपल आपकी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपके एक्स के दो वैल्यूज़ निकलेंगी, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जिस तरीके से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो सोल्यूशन का तरीका मैं आपको बिल्कुल बाउंड नहीं करेगी, आप किसी खास तरीके से सॉल्व करें, जिस भी तरीके से आप सॉल्व करते हैं बस आपने यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वो जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और बिल्कुल वही पैटर्न है जो इससे पहले के क्वेश्चंस में, यानी कि बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल उन्हीं पैटर्न पे है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है कि मैं आपको करवाऊँ, ये भी आपकी असाइनमेंट है। ये देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि इसमें आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे है x-1/2 -1/x इज़ ग्रेटर दैन 4/x+5, यानी कि यहाँ पे जो एक डिफरेंट चीज़ बाकी क्वेश्चन से आपको मिल रही है वो ये है कि इसमें आपको x डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं कि जिसमें आपको वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नज़र आए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले वही रूटीन जिस तरह से हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई जिसमें हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस किया। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया, ठीक है। इधर राइट हैंड साइड पे भी एलसीएम आपने किया और लेफ्ट हैंड साइड पे भी किया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर्स थे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लेफ़्ट और राइट को पोलिनोमियल को एक ही तरफ किया और उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास ये चीज़ आती है। नेक्स्ट में ये देखें, नेक्स्ट में आपने करना क्या था, आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है x² - 11x - 10। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारा टारगेट हमेशा ये होता है कि हम इसमें से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। इसमें से आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, दैट्स वाई मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं जो कि इस फॉर्म की हैं। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर लिया, जो काफ़ी आपके पास टफ़ शक्ल है, टफ़ शेप है, वो इस वजह से क्योंकि अंडर रूट इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया और कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद मैंने इनकी जो वैल्यू निकाल के आपके सामने रखी है वो रखी है जी 11.844 इसकी, और इसकी वैल्यू जो रखी है -0.844। अगर आप इस तरह से इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप में आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर्स को ड्रॉ करना है, तो आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो जी ये देखें, हमने 11.844 ये देखें और -0.844 ये मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिए। इन दोनों वैल्यूज़ की वजह से जो आपकी नंबर लाइन जितने हिस्सों में डिवाइड होती है वो तो 3 रीजन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 4 रीजन्स नज़र आएंगे, A, B, C, and D। अब आप कहेंगे कि ये चौथा रीजन कैसे बना। ये चौथा रीजन इस तरह से बना कि यहाँ पे मैंने x = 0 को भी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। x = 0 जो है वो फ्री बाउंड्री नंबर है यहाँ पे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि देखें, आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में आप ये देखें कि जो आप इक्वेशन जो आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है उससे जो आपके x की वैल्यूज़ आई हैं, जो आंसर्स आए हैं, वो हमारे आंसर एक्चुअल आंसर वो हमारा नहीं है। यानी कि वो वैल्यूज़ हमारे इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करती। इसकी वैल्यूज़, ओरिजिनल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में सिर्फ हेल्प करेंगी, वो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करती। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। इसी तरह से ज़ीरो, अगर इस क्वेश्चन में चूँकि आपके पास डिनोमिनेटर में x आपको नज़र आ रहा है, अगर आप सपोज़ करें कि मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दूँ, ये देखें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उससे बनेगा क्या, उससे होगा ये कि लेफ़्ट हैंड साइड आपकी इन्फिनिटी बन जाएगी और राइट हैंड साइड भी आपकी इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो इस तरह की एक स्ट्रेंज सी फॉर्म आ जाएगी। तो यानी कि हमने x की वो तमाम वैल्यूज़ यहाँ से इग्नोर करनी है जो या तो हमारी इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करती, या फिर
हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी ले आती हैं। यानी कि नंबर लाइन जब आपने ड्रॉ करनी है तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए आपको ना सिर्फ ये कि एसोसिएटेड इक्वेशन से जो आंसर्स आए हैं एक्स के वो ड्रॉ करने हैं, बल्कि वो तमाम फ्री बाउंड्री पॉइंट्स भी हमने ड्रॉ करने हैं जिस पे हमारी इनइक्वालिटी जो है वो जस्टिफाई नहीं होती या इनइक्वालिटी में इन्फिनिटी आ जाता है दोनों तरफ। तो देखिए एक्स की ये जो वैल्यू है ये वो वैल्यू है ज़ीरो, जिसको अगर हम ओरिजिनल इनइक्वालिटी में पुट करें तो ओरिजिनल इनइक्वालिटी में दोनों तरफ आपके पास इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये वैल्यू जो है ये भी हमारे ओरिजिनल इनइक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में इन्वॉल्व नहीं है। इसको फ्री बाउंड्री नंबर या फ्री बाउंड्री वैल्यू कहते हैं। तो आपने हमेशा जब भी आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन में या डिनोमिनेटर में वेरिएबल एक्स होगा तो उसमें एक्स की उस वैल्यू को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा जिससे आपके पास दोनों तरफ या किसी एक तरफ इन्फिनिटी बनता है। तो जैसे मैंने इस वक्त x इज़ इक्वल टू ज़ीरो को यहाँ पे इन्वॉल्व किया। तो जब मैंने नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन के रीजन बनाने हैं, तो उन रीजन्स में इन दो वैल्यूज़ के साथ साथ मैंने ज़ीरो को भी इंक्लूड किया। देखिए -0.844 साथ में ज़ीरो को और 11.844। दैट्स वाई मेरे पास जो रीजन बने ये रीजन ए है, ये रीजन बी, रीजन सी एंड रीजन डी। तो अगर आप ज़ीरो को आपने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ज़ीरो को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ ना किया, इस फ्री बाउंड्री नंबर को इग्नोर कर दिया, तो फिर आपके रीजन्स भी सही नहीं बनेंगे और आपका ओरिजिनल आंसर जो है वो इनकम्प्लीट होगा। दैट्स वाई फ्री बाउंड्री नंबर्स को आपने ज़रूर इन्वॉल्व करना है। अब आपके चूँकि चार रीजन्स बन चुके हैं, इन चार रीजन्स को वन बाय वन हम यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा रीजन ट्रू है और कौन सा रीजन जो है फॉल्स है। सबसे पहले जी आपके पास आता है रीजन ए। रीजन ए में आपके पास जो वैल्यू सेलेक्ट की है हमने वो -1 की है। -1 पुट करने से ओरिजिनल इनइक्वालिटी में जो आपके पास सीन बनता है वो आपके पास बनता है 0 ग्रेटर देन 1, जो कि फॉल्स है। तो रीजन ए में आपके ओरिजिनल इनइक्वालिटी का आंसर लाई नहीं करता। इसके बाद चलते हैं रीजन बी में। रीजन बी में देख लें यहाँ से कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये देख लें कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं और हमने कौन सी की है, यानी कि -0.844 से 0 के दरमियान। ये देखिए जी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं -0.1। ठीक है जी, ये -0.1 सेलेक्ट की और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने पुट की। ये देखें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और कर कर के मेरे पास आंसर आता है 9.45 इज़ ग्रेटर देन -35, दैट इज़ ट्रू। तो रीजन बी तो हो गया आपका ट्रू, रीजन ए हो गया आपका फॉल्स। अब रीजन सी देखते हैं। रीजन सी में से क्या पुट कर सकते हैं, 0 से लेकर 11 तक। अब आप यहाँ पे 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, कोई छोटी वैल्यू और आसान वैल्यू आप पुट कर लें ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। ये देखें जी रीजन सी, रीजन सी में यहाँ पे मैंने 1 पुट कर लिया जो कि अगेन फॉल्स आ गया। तो रीजन सी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर। उसके बाद रीजन डी चलते हैं, रीजन डी की तरफ। रीजन डी में मैंने पुट किया है 12। अगर आपको एक दफ़ा दिखा भी दूँ, ये देखें जी रीजन डी, ये चूँकि शुरू होता है 11 पॉइंट समथिंग से, 11 पॉइंट समथिंग से शुरू होता है तो इसके आगे ज़ाहिर 12 आएगा, 13 आएगा एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया, आपने 12 पुट कर लिया। आपने जब 12 पुट किया तो पुट करने के बाद आपके पास आता है जी 65 इज़ ग्रेटर देन 64, दैट इज़ ट्रू। तो आपका कौन कौन सा रीजन ट्रू है, आपका डी रीजन ट्रू है, आपका बी रीजन ट्रू है। बी और डी आपके ट्रू रीजन हैं, यानी कि बी और डी आपके ट्रू रीजन है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बनता है वो मुश्तमिल होगा, कंसिस्ट करेगा आपके बी रीजन पे और आपके डी रीजन पे। बी रीजन को किस तरह से लिखा जाएगा, बी रीजन को सिर्फ इंटरवल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, -0.844 से 0 यूनियन, दूसरा रीजन है डी 11.844 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल, ये इंटरवल एक आपके पास रीजन है और ये इंटरवल भी आपके पास रीजन है। तो ये इन दोनों का यूनियन कर लिया जाए तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर आंसर। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मॉडलेस है और हमें पता है कि मॉडलेस जब हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप प्लस माइनस का साइन डाल देंगे और इक्वालिटी है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है।
कि जिसमें मुझे ये क्वेश्चन कराना पड़े। इसमें ये सिंपल है, ये देखिए आपने एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी बनाई है, आपने प्लस माइनस डाला एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करके आप एक्स के दो वैल्यूज़ निकाल देंगे और सिंपल उसी पैटर्न पे आप इसको करेंगे जिस पैटर्न पे हम बाकी क्वेश्चंस अभी तक करते आए हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको करवाऊँ। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपकी असाइनमेंट है। ये देखिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स रेज टू पावर -2 -4x रेज टू पावर -1 +4। अब इसमें अगेन फ्रैक्शन है, तो चूँकि इसमें फ्रैक्शन है तो इसको भी देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं कि किस तरह से इसे किया जा सकता है। ये देखें जी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई। ये देखिए जी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई, पहले इसको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। ये देखिए आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है, आपने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म की, एलसीएम लिया, करने के बाद आपके पास इक्वेशन ये बनती है और वहाँ से सॉल्व करके आपके पास एक्स के दो आंसर्स आते हैं। एक्स के दो आंसर्स वो रिपीटेड आंसर्स हैं, जो इसको मैं एक ही आंसर मानूंगी, यानी कि मैं इसको x इज़ इक्वल टू 1/2 ही मानूंगी। अब यहाँ से आपके पास x का एक ही आंसर आया है एक्चुअली में, लेकिन चूँकि यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन में वेरिएबल है, तो इसलिए x की उस वैल्यू को मत भूलिएगा या उसको इग्नोर मत कीजिएगा, जिससे आपकी ओरिजिनल इनइक्वालिटी या एसोसिएटेड इक्वेशन आपकी इन्फिनिटी आंसर देती है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो यहाँ इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू जो x इज़ इक्वल टू 0 है, ये भी आपकी नंबर लाइन पे बाउंड्री वैल्यू के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब सीधा जब वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं तो हम चलते हैं बाउंड्री वैल्यूज़ नंबर लाइन की तरफ, बाउंड्री वैल्यूज़ की तरफ। अब नंबर लाइन में आप क्या करेंगे, एक आपके 0 और एक आपका 1/2 यानी कि 0.5, इन दोनों वैल्यूज़ को बस आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और आपका इस वजह से रीजन जो है वो 3 रीजन्स बन जाते हैं, रीजन ए, बी एंड सी। और अगेन आप अपने रीजन्स को चेक करेंगे। इस पर जब चेक किया जाता है तो रीजन ए की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो हम पुट करते हैं -1। -1 पुट करने से ये देखें आपके पास ट्रू आंसर आता है। इसी तरह से रीजन बी है, रीजन बी में 0 से 0.5 है तो 0.1 आप पुट कर लें। जैसे रीजन बी में मैंने 0.1 पुट किया हुआ है, ये देखें 0.1 पुट करने से आपके पास ट्रू आंसर आता है, क्योंकि 64 इज़ ग्रेटर दैन 0 आता है आपके पास। उसके बाद रीजन सी है, ये देखें जी, रीजन सी में कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1.5 से राइट पे अब 1 पुट कर लें, सिंपल वैल्यू। जब हम सिंपल वैल्यू 1 पुट करते हैं रीजन सी के लिए, ओरिजिनल इनइक्वालिटी में आपके पास अगेन ट्रू आंसर आता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका रीजन सी भी ट्रू है, आपका रीजन ए भी ट्रू है, आपका रीजन बी भी ट्रू है। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है ओरिजिनल इनइक्वालिटी के जो एक्स की वैल्यूज़ निकलती हैं, जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं, वो पूरी नंबर लाइन पे रीजन ए में भी है, रीजन बी में भी है और रीजन सी में भी है। तो इसको आंसर को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इस आंसर को लिखने के आपके अपने तरीके हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -∞ से 0, ठीक है, पहला रीजन भी ट्रू है, इज़ द पार्ट ऑफ द आंसर। दूसरा रीजन 0 से 1/2 इज़ द पार्ट ऑफ आंसर एंड तीसरा रीजन 1/2 से +∞ इज़ द पार्ट ऑफ योर आंसर। इन तीनों का यूनियन कर लें तो आपका ओरिजिनल जो है वो बनता है, ओरिजिनल सोल्यूशन सेट बनता है। लेकिन इसमें 0 और 1/2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 एंड 1/2 बाउंड्री वैल्यूज़ थी, बाउंड्री नंबर्स थे और हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी के साथ है, यहाँ इक्वालिटी नहीं है। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल होता तो फिर मैं 0 को भी शामिल कर लेती और 1/2 को भी शामिल कर लेती। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये आप देख रहे हैं, इसमें भी फ्रैक्शन है और ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें ग्रेटर इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी आ रही है। तो इसमें देखेंगे आप फ़र्क देखेंगे कि जब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न पे चलेगा, बस आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। जो हमारी बाउंड्री वैल्यूज़ हम निकालेंगे वो नॉर्मली हम अपनी बाउंड्री वैल्यूज़ अपने सोल्यूशन में शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी है चूँकि, तो एसोसिएटेड इक्वेशन से जो एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो भी नॉर्मली, मैं हमेशा अभी तक 13 क्वेश्चन तक कहती आ रही हूँ कि एसोसिएटेड इक्वेशन से जो हम एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होती। लेकिन चूंकि यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी है, इसलिए अब मैं कहूँगी कि जो एसोसिएटेड इक्वेशन से हमारी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो भी हमारे आंसर का हिस्सा होंगी। और रीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आंसर्स निकालेंगे, रीजन्स की जो वैल्यू होगी, रीजनल वैल्यूज़, वो भी हमारे आंसर, जो ट्रू रीजन होगा वो भी मैं शामिल करूँगी और उसकी बाउंड्री वैल्यूज़ भी शामिल करूँगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ।
ये जी आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद आपने इसको सबसे पहले तो फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट की। ये देखिए, अगर आप x प्लस टू यानी कि x की वैल्यू यहाँ -2 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है, जिससे आपके पास इन्फिनिटी आता है। तो x की वैल्यू -2 हमें यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, और यहाँ x की वैल्यू +2 अगर आप पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बनता है और हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू -2 और +2 ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम करती हैं, इन्फिनिटी लाती हैं। तो ये वैल्यूज़ भी फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ भी जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनको हम मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे, तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फ्री बाउंड्री वैल्यूज़ बना ली है, यानी कि फाइंड आउट कर दिए। उसके बाद चलते हैं, ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन आपने बनाई है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आई, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 6 है, और दो वैल्यूज़ आपने ये पहले निकाल के रखी हुई हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने उठाया और उठा के आपने नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। ये देखिए जी, आपकी नंबर लाइन के कितने रीजन बनेंगे इन चार वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट से। आपके नंबर लाइन के रीजन बनेंगे जी, ये देखें, 5 रीजन्स। एक रीजन ये -2, 0, +2 एंड 6। तो रीजन ABCDE, ये आपके 5 रीजन्स बनेंगे। अब आप पांचों रीजन्स को वैसे ही चेक करेंगे, और चेक करने के बाद आपने कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। जैसे ए रीजन में से आप -3 उठा लें, बी रीजन में से आप -1 उठा लें, सी रीजन में से आप 1 उठा लें, डी में से आप 3 उठा लें, और ई रीजन में से आप 7 उठा लें। या 1 बाय 1 पुट करेंगे और वहाँ से ट्रू फॉल्स आएगा। जिसके लिए ट्रू आया वो रीजन आपके आंसर का हिस्सा होगा। ये देखिए जी, आपका रीजन ए ट्रू, -3 पुट किया। इसके बाद आपका रीजन बी फॉल्स, रीजन सी ट्रू, रीजन डी फॉल्स, यानी कि एक फॉल्स एक ट्रू, और उसके बाद रीजन ई भी ट्रू। ठीक है, तो आपका इस तरह से अब वापस चलें अगर हम इसकी तरफ, तो हमारे पास क्या सीन बनता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, इस तरह का। तो ये है जी आपके पास रीजन ए ट्रू था जो कि -∞ से -2 था। रीजन बी फॉल्स था जो कि -2 से 0 था, वो रीजन फॉल्स हो गया। और उसके बाद 0 से 2 तक का रीजन ट्रू था। उससे अगला रीजन 2 से 6 तक का ये फॉल्स था, और आगे 6 से इन्फिनिटी तक का ट्रू था। तो 3 रीजन्स हमारे ट्रू थे, उनके यूनियन करके हमारे आंसर आ गए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नॉर्मली मैं ओपन इंटरवल्स बनाती हूँ, इनकी छोटी ब्रैकेट्स डालती हूँ, ओपन इंटरवल्स बनाती हूँ। जो मेरे बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, जैसे इस वक्त मेरे बाउंड्री पॉइंट्स -2, +2, 0 और 6 थे। इन चार वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट से मैंने अपनी नंबर लाइन को 5 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो नॉर्मली ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे पास रीजन्स की बाउंड्री वैल्यूज़, ये हमारे पास हमारे आंसर के जो सॉल्यूशन सेट होता है उसमें जो मैं इंटरवल्स बनाती हूँ उसमें बाउंड्री वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करती, उसकी तरफ से मैं ओपन इंटरवल रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि क्लोज इंटरवल भी है, 0 की तरफ से मैंने क्लोज रखा हुआ है, 6 की तरफ से मैंने क्लोज रखा हुआ है। ये तो इसी वजह से मैंने क्लोज रखा हुआ है क्योंकि 0 और 6 जो मेरे पास दो वैल्यूज़ आई थी, ये एसोसिएटेड इक्वेशन से आई थी। और मैंने आपको कहा था कि ओरिजिनल क्वेश्चन चूँकि सिर्फ इक्वालिटी इनइक्वालिटी के साथ नहीं है, उसमें ग्रेटर देन इक्वल का भी साइन है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन से जो आंसर्स आएंगे, अगर आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल का साइन या लेस देन इक्वल का साइन होगा, इक्वालिटी भी होगी, तो एसोसिएटेड इक्वेशन से आने वाली वैल्यूज़ भी मेरे आंसर का हिस्सा होंगी, तो मैं उनकी तरफ से इंटरवल को क्लोज करूँगी। जबकि -2 एंड +2 इन दोनों की तरफ से मैंने अपने इंटरवल को ओपन ही रखा, क्योंकि ये दो वो वैल्यूज़ थी जिस पे आपकी इनइक्वालिटी में इन्फिनिटी बन जाता है। तो इन वैल्यूज़ को कभी भी अपने आंसर में शामिल नहीं कीजिएगा। जी नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके पास सिंपल ही है। x की पावर 4 -5x3 -4x² +20 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू, ये है लेस दैन इक्वल्स टू 0। ये भी सिंपल है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसमें कोई मॉडुलस नहीं है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है वैसे ये है, क्योंकि इसमें आपके पास इक्वालिटी भी आती है। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ हल्का सा आइडिया देने के लिए, अदरवाइज़ ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद करेंगे।
ये देखें, इसका हमने जिस तरह से भी सॉल्व किया और सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। एक आपको -2 नज़र आ रही है, एक आपको 0 नज़र आ रही है, एक आपको 5 नज़र आ रही है। एक चीज़ जो मैं नोट कराना चाहती हूँ इसके सोल्यूशन सेट में, वो ये है कि इसके सोल्यूशन सेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्लोज्ड इंटरवल नज़र आ रहे हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल 2 की तरफ से, 5 की तरफ से, 0 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल क्यों है? ये आपके पास बाउंड्री वैल्यूज़ थी आपकी रीजन्स की, इसको मैंने अपने आंसर में शामिल इन बाउंड्री वैल्यूज़ को यहाँ पे किया है, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं है बल्कि उसमें इक्वालिटी भी शामिल हो रही है। तो जब भी इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में हो तो जो आपने बाउंड्री वैल्यूज़ निकाली होंगी रीजन्स की, वो भी आप अपने आंसर में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। होप्स हो कि आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।